Assalamu alaikum students, my name is Bilal Khan and I'm your teacher for financial reporting. And in our last video we were discussing about IAS 36 जो कि हमने डिस्कस किया था IAS 36 के अंदर के इंडिकेशंस क्या होते हैं और इंडिकेशंस की बेसिस पे हम किस तरीके से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बाद लॉस को कहाँ बुक करते हैं और कौन से एसेट्स होते हैं जिनको हम हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था IAS 36 की। और आज हम IAS 36 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी रिवर्सल को देखेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिवर्सल को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दें, और कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मेरे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, लाइक नॉर्मल इम्पेयरमेंट पीएनएल में रिकॉर्ड होता है एज एन एक्सपेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि एसेट डिक्रीज होता है ड्यू टू इम्पेयरमेंट, तो हम क्या करते हैं कि पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपने एक्सपेंस को बुक करते हैं। रिवर्सल इज अपोजिट टू योर इम्पेयरमेंट, मतलब आप इम्पेयरमेंट को ही रिवर्स कर रहे हैं। आपने जो भी लॉस पीएनएल में बुक किया है उसको आप रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स मतलब यही होता है, ऑब्वियसली लिटिल मीनिंग में आप देखेंगे तो रिवर्स मतलब यही होता है कि हम अपने इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने अगर, फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस आया और वो 100 का था, तो आपने क्या किया होगा, पीएनएल डेबिट एसिड क्रेडिट किया होगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ भी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 100 से पीएनएल को डेबिट किया और एसिड को क्रेडिट किया है, यानी कि मैंने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया। अब अगर अब अगर ऐसा होता कि हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर कुछ पड़ा हुआ होता, जैसे कि यहाँ पे अगर आप केस नंबर 2 में देखें, तो मैंने नॉर्मल वे के अंदर जो है इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू ओसीआई को डेबिट किया हुआ है। क्यों? IAS 36 बोलता है कि अगर कुछ भी रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट गेन पड़ा हुआ है, गेन का अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो आप रिवर्स कर सकते हैं थ्रू इम्पेयरमेंट। जैसे कि अगर इससे पहले, जैसे कि आप केस 1 में देखें, तो कुछ भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं पड़ा था, तो हमने डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं। सिंपल रिवर्स का तरीका वही है जैसे कि हमने आई 16 के अंदर देखा था कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद होती है तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से उसको रिवर्स कर देते हैं। तो सिमिलर, इन अ सिमिलर वे आप इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 120 पड़े हैं और हमारी इम्पेयरमेंट हुई है 100 की, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिवर्स कर देंगे और उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि गेन को रिड्यूस कर देंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे 100 से। और रिमेनिंग 20 जो बच जाएगा, वो रिमेनिंग जो है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, रिमेनिंग 20 जो है वुड बी इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहेगा। सही है। आई थिंक इट इज वेरी इजी। केस नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में जस्ट 80 पड़े हुए हैं। इस सिनारियो में क्या होगा, लेकिन हमारी इम्पेयरमेंट कितने की थी, 100 की थी, तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व से 80 का रिवर्स किया और रिमेनिंग हमने पीएनएल से रिवर्स किया और एसिड को पूरा 100 से क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से रिवर्सल परफॉर्म होता है। हमने देखना होता है कि अच्छा, ये रिवॉल्यूशन रिजर्व में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है ये ड्यू टू क्या है, ये आपका जो है, जो IA 16 के अंदर रिवॉल्यूशन गेन रिकॉर्ड करते थे वो है बेसिकली। तो उसकी वजह से जो भी इसके अंदर अमाउंट आता है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। और इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये गेन उसका है तो हम इस IAS 36 के अंदर कैसे इसको रिवर्स करें, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रिवर्सल। आपको कोई भी क्यूरीज हैं इसके अंदर फर्दर, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU इन अदर वर्ड्स। कैश जनरेटिंग यूनिट इज अ वेरी सिंपल, मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट अ कैश। इट इज अ मिनिमम नंबर ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड टू जनरेट कैश। मिनिमम नंबर एसेट्स मतलब कम से कम जितने एसेट्स मिल के एक फर्दर एसेट को बनाए, वो दैट इज योर कैश जनरेटिंग यूनिट। CGU may include asset those can be tested for impairment individually.
जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि बहुत सारे ये जो हमने एक एसिड को लिया था जिसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मैंने आपको बताई, दैट वाज एन इंडिविजुअल एसिड। और अब हम देखेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट्स। चले आए इसको एग्जांपल से देखते हैं। सब्सिडरी जो आप देखते हैं वो भी एक कैश जनरेटिंग यूनिट होता है। कैश जनरेटिंग यूनिट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले लें, और इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं फिजिकल क्लास लेते हैं, तो आप अगर देखें तो एक क्लासरूम के अंदर मल्टीपल एसेट्स होते हैं। क्लासरूम इटसेल्फ अ एसेट, बट एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लासरूम है, क्योंकि आप तो इंस्टीट्यूट को फीस पे करेंगे, ठीक है, आप फी पे करेंगे उनको, और जो है अपनी क्लासेस अवेल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक क्लासरूम उसके लिए कैश जनरेटिंग यूनिट है। क्यों? उस क्लासरूम के अंदर एयर कंडीशनर भी चल रहा है, उस क्लासरूम के अंदर लाइट्स भी जल रही हैं, उस क्लासरूम के अंदर चेयर्स भी हैं, उस क्लासरूम के अंदर बोर्ड भी है, उस क्लासरूम के अंदर मार्कर भी है, मतलब मल्टीपल एसेट्स हैं उसके अंदर। तो एक इंस्टीट्यूट के लिए दैट इज देयर कैश जनरेटिंग यूनिट, एक कंप्लीट यूनिट है जिसमें मल्टीपल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एसेट का रोल है जो कि वो एक जो कि एक मिलकर कैश जनरेटिंग यूनिट बना रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इन अ सिमिलर वे सब्सिडरी की, जैसे मैंने बोला कि वो भी एक कैश जनरेटिंग यूनिट होती है। सब्सिडरी के अंदर अब आप देखें तो एक सब्सिडरी इज अ कंपनी, और कंपनी के अंदर मल्टीपल चीज होती हैं, गुडविल होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्लांट होती है, मशीनरी होती है, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, बैंक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सब्सिडरी इज इटसेल्फ अ कैश जनरेटिंग यूनिट। आए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं मजीद। आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जांपल मैंने ली हुई है एक सब्सिडरी की, और उस सब्सिडरी का के अंदर मल्टीपल चीजें, जैसे कि गुडविल है, उसका कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है उन्होंने 100,000 से, देन प्रॉपर्टी है, देन प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, बैंक है, ये सारे मिलकर जो टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू और सब्सिडरी बना रहे हैं वो है 2250,000। ठीक है, 2250,000, ये हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट बन रहा है। और इसका इन्होंने रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है 2 मिलियन का। तो ये 20 लाख रुपए का इन्होंने रिकवरेबल अमाउंट दिया, जो कि पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है। लेकिन इधर पे हमने एक चीज नोट करनी होती है कि ऐसे भी सीजीयू के अंदर एसेट्स होते हैं, जैसे कि लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे, सीजीयू में इंक्लूड एसेट दोस कैन बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट इंडिविजुअली। तो कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, कि जिसके अंदर आपसे एग्जामिनर बोल रहा होगा कि वो उनकी इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट भी दे रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उस इंडिविजुअल एसेट्स को अलग से भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है उसकी, और सीजीयू की भी करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें सीजीयू की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हमने की, तो 2250,000 जो इसका कैरिंग अमाउंट था उसमें से हमने माइनस कर दिया रिकवरेबल अमाउंट को, तो हमारे पास सीजीयू का टोटल इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 250,000। आई थिंक इट्स क्लियर। 250,000 आ गया, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, 250,000 आ गया। अच्छा, ये जो 250,000 हमारे पास इम्पेयरमेंट आया है, इसको हम करते हैं एलोकेट बिटवीन डिफरेंट एसेट्स, दोज आर द पार्ट ऑफ सीजीयू। ठीक है, इसको हमने एलोकेट करना है, बेसिकली लॉस निकालने के बाद इसको एलोकेट करना है बिटवीन ऑल दोज इंडिविजुअल एसेट्स। सही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी भी हमें दिया हुआ है 780,000 का, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देंगे उसके कैरिंग अमाउंट में से, तो उसकी इम्पेयरमेंट आ जाएगी। तो जिसकी दी हुई है आपने इजीली उसको माइनस कर देना है। अच्छा, रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। रूल में ये है कि जो भी सीडीयू का इम्पेयरमेंट लॉस होगा उसको आपने सबसे पहले 100% गुडविल को दे देना है। फिर आपने 250,000 में से ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट्स, ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट वो होते हैं जिनका रिकवरेबल अमाउंट गिवन हो एग्जाम के अंदर, तो आपने वो उसको ले लेना है, और जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको हम प्रोरेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग उनका अपना स्टैंडर्ड बता रहा होता है, तो उनको हम इम्पेयरमेंट लॉस बिल्कुल भी एलोकेट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे तीन चार चीजें आपको दिख रही होंगी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक। ये IS2 देखता है इन्वेंट्री, IFRS 9 रिसीवर्स देखता है, IFRS 9 ही बैंक देखता है। तो इनकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की टेक्निक और तरीकेकार इनके अपने स्टैंडर्ड्स में गिवन है, तो आपने इनको कुछ भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं देना।
तो आए इसको 250,000 को एलोकेट करते हैं। जैसे कि रूल कहता है कि हमने सबसे पहले गुडविल को देना है। 100,000 हमने पूरा का पूरा गुडविल में एलोकेट कर दिया। न्यू कैरिंग अमाउंट इसकी जीरो हो गई क्योंकि 100,000 कैरिंग अमाउंट थी और 100,000 इम्पेयरमेंट चले गई, तो उसका न्यू कैरिंग अमाउंट जीरो हो गया। सही है। देन ऑब्वियसली इम्पोर्ट एसेट हमारे पास प्रॉपर्टी था, तो 20,000 इसकी हम इसको एलोकेट कर देंगे। सही है जी। तो न्यू कैरिंग अमाउंट इसका आ गया 780,000। रह गए हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे, प्रोरेट करेंगे, सॉरी प्रोरेट करेंगे। प्रोरेट किस तरीके से करेंगे, 130,000, देखिए अगर 100,000 20,000 यूटिलाइज हो गए, 130,000 250,000 में से बच गए, उन 130,000 को हमने प्रोरेट कर दिया। किस तरीके से, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला से। 130,000 को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, ये हो गया 10 लाख से। 10 लाख से क्यों किया हमने, 10 लाख से इसलिए किया है कि अगर आप इन दोनों का टोटल देखें तो प्रोरेट बेसिकली इसी तरह से होता है, क्योंकि इनमें तो प्रोरेट होगा नहीं, तो ये दोनों ही बचे प्लांट एंड मशीनरी, तो हमने डिवाइडेड बाय 100,000, सॉरी 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन से हमने इसको कर दिया है और मल्टीप्लाई हमने 60,000 कर दिया। तो ये मैथमेटिक्स है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने इसको एलोकेट कर दिया है, तो इसकी न्यू कैरिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग दिस इम्पेयरमेंट लॉस इज 522,000। सिमिलरली आप मशीनरी को भी एलोकेट कर देंगे, 130,000 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 1 मिलियन एंड मल्टीप्लाई बाय 400,000। तो अगेन इसकी कितनी आ गई, 52,000। अगेन द न्यू कैरिंग अमाउंट वुड बी 348,000 फॉर मशीनरी एज वेल। तो इस तरीके से हमने इसको कर देना है। बाकी इनको हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया, तो हमारे पास रिमेनिंग ये आ गए इसके सिमिलर, जो इसकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी वही इसकी न्यू कैरिंग अमाउंट है। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं मिले, इस तरीके से न्यू कैरिंग अमाउंट हो गई। और इसी तरीके से हम इम्पेयरमेंट लॉस को सीजीयू के अंदर एलोकेट करते हैं। सो दिस इज द मेथड टू एलोकेट इम्पेयरमेंट लॉस within the CGU and different individual assets of the CGU। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग। अब देखते हैं कि रिवर्सल, रिवर्सल को मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है। F7 लेवल पे और FR लेवल पे, सॉरी। तो रिवर्सल वुड बी इन द सेम मैनर लाइक वी हैव एलोकेटेड द इम्पेयरमेंट लॉस। सेम सीक्वेंस, सेम एलोकेशन मेथड होगा जिस तरीके से हमने ये रूल था कि गुडविल को पहले करना है, ऑब्वियसली इम्पेयर्ड एसेट को करना है, फिर प्रोरेट करना है। तो इसी तरीके से हमने रिवर्सल का भी सीक्वेंस फॉलो करना है। सही है जी। इन लास्ट स्कोप ऑफ द IS36, स्कोप ऑफ IS36 में होता है कि हैज देयर ओन इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनके अपने इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हमने सीजीयू में देखा कि IS2 का अपना है, IFRS 9 का अपना है, IFRS 5 का भी अपना है। जो आप देख रहे होते हैं एसिड हेल्ड फॉर सेल, उसका एक क्राइटेरिया है, हाई लोअर ऑफ ले रहे होते हैं। तो दैट इज बेसिकली द इम्पेयरमेंट ऑफ IFRS 5। कॉस्ट मॉडल एंड NRV मॉडल जो आपका IS2 का है वो उसका है। इसी तरीके से जो IFRS 9 है उसने अपना ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि आप IFRS 9 में पढ़ लेंगे। एंड देन दूसरा स्कोप में क्या लिखा हुआ है, कैरिंग एट फेयर वैल्यू चेंजेस टेकन टू P&L IS40। तो ये भी आउट ऑफ द स्कोप है, ये इनका ये स्कोप में नहीं आता, ये IS36 के स्कोप में नहीं आता। तो ये था आपका IS36 एट FR लेवल। होपफुली आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अब अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट मी नाउ बिलो दिस वीडियो। तो चैनल को जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टूडेंट के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।